हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, मिसलेनियस जितने भी कंप्लीट चैप्टर आपको पूछे जाते हैं जीके से रिलेटेड आपके एग्जाम में, वो सारा चैप्टर वाइज जो है दोस्तों मैंने कंप्लीट करा दिया। हर एक चैप्टर एकदम डायग्राम के साथ समझाया है। अगर आप उन वीडियोज़ को देख लोगे, जो भी आपके चैप्टर जिस भी सब्जेक्ट में जिस किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत है ना टॉपिक में, आप उसकी कंप्लीट वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल डायग्राम के साथ, और कोई भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। और इसका कंटेंट दोस्तों मैंने अलग अलग बुकों से उठाया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे मैंने इसमें रखे हैं। और आपकी तैयारी और अच्छी हो सके फ्रेंड्स, इसके लिए जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जिससे जो है आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और 50 से 100 क्वेश्चन की जो है टेस्ट सीरीज़ तैयार करके नीचे डाल दूंगा। आप टेस्ट देके अच्छे से क्लियर कर लेना दोस्तों, कि जिससे आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम जो करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 15, ये राष्ट्रपति के बारे में करेंगे। चैप्टर 15 है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना, ताकि एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो कंप्लीट वीडियो करने वाले हैं दोस्तों हम आज राष्ट्रपति के ऊपर। चलिए दोस्तों, तो राष्ट्रपति के बारे में हम करेंगे। सबसे पहली चीज़, राष्ट्रपति भारत का प्रधान कहलाता है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी एक टाइम पे एक ही राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका में कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, ये कार्यपालिका होती है। इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट रहता है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, या किसी भी चैप्टर पर आपको वीडियो बनानी है, या समझ में नहीं आता जिस भी चैप्टर को, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो जो है तैयार कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पे आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 50। तो फ्रेंड्स, ये है आर्टिकल 54। इसमें राष्ट्रपति की वोटिंग के बारे में बताया गया है, और किस तरह की होती है वो समझते हैं हम। राष्ट्रपति के कौन कौन वोट डाल सकता है? इसका दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी आम आदमी चुनाव में भाग नहीं लेता है। मैं इसको अभी समझाने वाला हूँ। अभी इसमें मैं समझाता हूँ जैसे कौन कौन भाग लेता है। तो दोस्तों इसमें राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, समझिएगा। और इसमें कौन भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद के भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझना पॉइंट को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के चुनाव संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। अब एक होता है विधानमंडल। विधानमंडल में होता है विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं वोटिंग में, लेकिन विधान परिषद, इसलिए मैंने रेड से अलग लिख दिया फ्रेंड्स, ताकि आपको डाउट ना हो, समझने में आसानी हो सके। विधान परिषद के जो है इसमें भाग नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद इधर मैंने नीचे भी समझा दिया, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके क्लियरली। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन भी पूछ लेता है इस तरीके से कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, चारों ऑप्शन दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन आपको दे देगा, दिए रहेंगे, इसमें आपको बताना रहेगा, तो आपको कन्फ्यूजन होगी। तो हमेशा याद रखना विधान परिषद के इसमें वोटिंग नहीं डालते। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 55। अब आर्टिकल 55 में हम ये देखेंगे कि इनको वोटिंग किस तरह से होती है, कौन कौन डालता है। 54 में हमने देख लिया, लेकिन किस प्रकार से होती है, अप्रत्यक्ष प्रणाली जो है दोस्तों किस तरह की होती है वो समझते हैं। इसमें जो वोटिंग होती है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है, अभी आप सोच रहे होगा कि अभी मैंने अप्रत्यक्ष बोला था, अब ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, तो वो मैं बता देता हूँ। अप्रत्यक्ष एकल संक्रमण मत पद्धति दोस्तों, अप्रत्यक्ष यानी इसमें आम लोग भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, संक्रमणीय मत पद्धति इसमें किस तरह से होती है ये भी समझिए दोस्तों। जैसे हम आम चुनाव होता है, ठीक है दोस्तों, आम चुनाव में क्या होता है कि हम जो भी हमारा कैंडिडेट होते हैं, जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं हमारे क्षेत्र से खड़े हैं, और जितने भी आम चुनाव में क्या होता है दोस्तों, आप सभी के पास एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप वोट डाल सकते हो। ठीक है, कोई भी आम व्यक्ति भाग ले सकता है, जिस जो भी वोटर आईडी यानी भारत का नागरिक है, और जिसने वोटर आईडी कार्ड अपना बनवा रखा है, 18 साल से ऊपर है,
वो हर व्यक्ति जो है वोट डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, आम चुनाव में ये होता है। जैसे एमएलए वगैरह हो गए या लोकसभा का चुनाव हो गया, इस तरीके से, या निगम पार्षद वगैरह जितने भी इस तरह के एग्ज़ाम जो है आपका इलेक्शन होता है, उसमें जो है वोटिंग आप डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वोटिंग कर सकते हैं। तो किस तरह से होता है ये समझिए। इसमें क्या होता है कि आप जाते हैं, इस तरह का आपको एक मशीन वहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको वीवीपैट बोलते हैं, या वोटिंग मशीन कह लीजिए, ईवीएम मशीन कह लीजिए, जो बोला जाता है। वहाँ आपको जो है 25 से 30 जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबकी फ़ोटो होता है, उनका चुनाव चिन्ह होता है। तो हमें जिसको वोट देना है ना दोस्तों, हम उसके आगे जो है बटन प्रेस करके हम उसको वोट दे देते हैं, जिस किसी भी कैंडिडेट को हमें वोटिंग करनी है। ये तो हो गई आम चुनाव की बात, जो है नॉर्मल चुनाव में ऐसा होता है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है वो देखिए। जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सबको वेट देना होता है प्रायोरिटी के आधार पर। वो कैसे, ये समझना। जैसे ये 3 लोग हैं, आप इन तीनों को देखिए, ये 3 लोग हैं, ये तीनों जो है चुनाव में खड़े हैं, किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। अब क्या करना है, इसमें रामनाथ कोविंद है, हम वोटिंग कर रहे हैं, तो हम क्या चाहते हैं कि रामनाथ कोविंद जी जो है राष्ट्रपति बने, तो हमने प्रायोरिटी पहले किसको दी? रामनाथ कोविंद को। दूसरा हम चाहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम बने, तो हमने दूसरी प्रायोरिटी दी एपीजे अब्दुल कलाम को। और तीसरी प्रायोरिटी हमने किसको दी, जो है तीसरे हमने किसको दिया? प्रणब मुखर्जी को तीसरे नंबर पर रख दिया। हमने इन तीनों को वोट दिया, तीनों को जो है। और उसके बाद क्या होगा, जब मतगणना होगी तो जिसको नंबर 1 की वो ज़्यादा मिलेगी प्रायोरिटी, सबसे ज़्यादा, उसी को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है इसकी वोटिंग होती है। अब आर्टिकल 56 समझते हैं। तो आर्टिकल 56 नहीं दोस्तों, ये आर्टिकल 56 है, ये यहाँ पे 55 हो गया, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। राष्ट्रपति का कार्यकाल इसमें दिया गया है कि यह कितने वर्ष तक होता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक जो है पद धारण करेगा। ठीक है दोस्तों, 5 वर्ष तक इसकी काल अवधि रहती है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी एक बार दोस्तों, इसमें आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकते हैं और कब तक इसका चुनाव लड़ सकते हैं, क्या दोबारा बन सकते हैं, नहीं, तो वही मैं डाउट क्लियर करने वाला हूँ। राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार भी पद पर रह सकते हैं, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। राष्ट्रपति दोस्तों, जो राष्ट्रपति है, जब उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाए दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है, दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है, दोबारा भी, लेकिन वो अगर इलेक्शन जीतता है तो। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने ही इस पद पर 2 बार अपना कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 57 तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 58 देखते हैं। आर्टिकल 58, राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। अब दोस्तों आपके मन में ये आ रहा होगा कि आपके घर में भी कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो इन सभी शर्तों को पूरा करते होंगे। भारत के नागरिक होंगे, लगभग लाभ के पद पर यानी सरकारी किसी भी लाभ पर नहीं होंगे, 35 वर्ष की आयु पूरी होगी और लोकसभा बनने के सदस्य बनने के योग्य होंगे। तो फिर दोस्तों क्या वो भी राष्ट्रपति को चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं। इसके लिए भी हमारे संविधान में एक रूल बनाया गया है, उसको समझते हैं, जिसको बोलते हैं निर्वाचन मंडल के थ्रू। ये जो है 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक। अब ये क्या होता है इसको समझिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक क्या होता है दोस्तों, इसको समझना बड़ी बारीकी से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक कौन होते हैं? तो दोस्तों 50 प्रस्तावक होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकें। मैंने बताया था, जिसको समझ में ना हो पीछे जाकर थोड़ा सा देख सकता है, लेकिन मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के जो सदस्य हैं, ठीक है, इन तीनों में से कोई भी, जो भी इनके निर्वाचित सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति, मतलब उनमें से कोई भी 50 व्यक्ति, कोई एक 50 व्यक्ति प्रस्ताव लेकर जाएंगे किसके पास? निर्वाचन मंडल के पास, कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, जो भी राष्ट्रपति के पद के लिए योग्य होना चाहिए, इन शर्तों को पूरा करे जो है दोस्तों। तो वो क्या है कि 50 प्रस्तावक जाएंगे प्रस्ताव लेकर कि इनको हम राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है, अब ये 50 अनुमोदक कौन होते हैं ये भी समझते हैं। 50 लोग तो प्रस्ताव लेकर जाएंगे और 50 लोग लिखित रूप में जो है देंगे कि हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब इसकी कुछ शर्तें भी हैं जो आर्टिकल 59 के थ्रू दी गई हैं।
पहला 15,000 रुपये की जमानत राशि देनी पड़ेगी। पागल ना हो, दिवालिया ना हो। अब पागल तो सभी जानते हैं, अब दिवालिया समझते हैं। जो दोस्तों जो दिवालिया होता है, जैसे विजय माल्या वगैरह हो गए जो पैसे लेकर भाग गए, अब भारतीय राष्ट्रीय बैंकों के साथ उन्होंने धोखाधड़ी करी है, भारतीय सरकार के साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी की है, ठीक है, पैसों के मामले किससे, तो उनको सरकार जैसे दिवालिया घोषित कर देती है, कोर्ट जो है दिवालिया घोषित कर देती है। तो इस तरीके से वो दिवालिया ना हो। ठीक है दोस्तों, 50 प्रस्तावक समझ में आ गया होगा, 50 अनुमोदक समझ में आ गया होगा, और दिवालिया भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके बता देना, मैं दोबारा से वीडियो बना के बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक अनुमोदक भी समझ में आ गया होगा। चलिए आर्टिकल 60 देखते हैं। आर्टिकल 60 में क्या होता है दोस्तों, ये समझना। राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ, और शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। अगर वो नहीं है पद पे तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 51 समझेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति को अगर हटाया जाए, अगर राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो राष्ट्रपति को हटाने की कुछ शर्तें होती हैं, वो हम देखते हैं कि किस तरह से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और किस तरह से हटाया जाता है। तो ये डायग्राम दिया है दोस्तों मैंने, ये जो है आप अच्छे समझ सके। रुके दोस्तों, इसको मैं अलग से थोड़ा बता देता हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, महाभियोग आर्टिकल 61। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 61 महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। इसके प्रोसेस के बारे में समझेंगे, इसका प्रोसीजर किस तरह से होता है। तो प्रोसेस समझेंगे किस तरह हटाया जाता है। तो आपको बताया था अभी, संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है दोस्तों, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा, इसको मैं लिखित रूप में भी एक बार बताऊंगा, डायग्राम समझा रहा हूँ, डायग्राम समझिए, फिर लिख के भी मैं इसको बता दूंगा ताकि आपको समझने में बाद में आसानी हो। ठीक है, तो अभी समझो, संसद के क्वेश्चन, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन है। किसी भी सदन के द्वारा जो है, अगर मान लो ये जो है महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति पर, किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब इसका मान लो राज्यसभा अगर सदन पे महाभियोग लगाती है, राष्ट्रपति पर अगर राज्यसभा महाभियोग लगाती है तो इसका स्टेप कैसे होगा ये समझिए। इसके जो 1/4 लोग लिखित रूप में नोटिस देंगे किसको, राष्ट्रपति को। कितने दिन पहले, 14 दिन पहले। ठीक है, 14 दिन पहले लिखित रूप में राष्ट्रपति को नोटिस देंगे। 14 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, 14 दिन बाद इसके जो है 2/3 मत होंगे, प्रस्ताव आगे बढ़ेगा। इसके ऊपर जो है लोग जो है आपस में मीटिंग करेंगे सभी लोग, फिर इसके ऊपर 2/3 मत और ये लोग पारित कर देंगे, हाँ इस पर लगाया गया आरोप सही है तो राष्ट्रपति को हटाया जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद जब 2/3 लोग जो है वोट दे देंगे, यानी वोट मिल जाएगा 2/3, कितना हमेशा याद रखेंगे, 2/3 वोट। पहले स्टेप में 1/4 यानी 1/4, और फिर 2/3 वोट अगर मिल जाते हैं तो फिर ये जाएगा लोकसभा में, यानी दूसरे सदन में। अगर लोकसभा ने महाभियोग लगाया है तो ये स्टेप उल्टा हो जाएगा, यानी 1/4 लोग यहाँ से, फिर ये जाएगा इधर राज्यसभा में। तो वही अगर राज्यसभा ने रखा है तो राज्यसभा से 1/4 वोट पहले, फिर 14 दिन बाद 2/3 लोग वोट देंगे कि हाँ लगाया गया आरोप सही है, फिर उसके बाद ये लोकसभा में जाएगा। अब लोकसभा में जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे ये जो है जांच कमेटी बिठाएगी, और जांच कमेटी बाद लोकसभा अगर पाती है कि हाँ राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग सही है, राष्ट्रपति पर लगाया गया महाभियोग सही है, जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ से मत होंगे, राष्ट्रपति का हटा दिया जाएगा। तो यहाँ से जो है दोस्तों, यहाँ मैंने लिखा नहीं, ये 2/3 मत होते ही यहाँ से भी जैसे 2/3 मत जो है होते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि जैसे 2/3 मत होते हैं राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लिखित रूप में समझेंगे राष्ट्रपति के पद से हटाने के। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदस्य द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। संसद के जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में, उसके बाद दूसरे सदन में 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकेगा।
ठीक है दोस्तों, इसका मैंने डायग्राम भी अच्छे से बता दिया और लिखित रूप में भी दे दिया। डायग्राम के साथ इसको नोट कर लेंगे ताकि बाद में आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ, इसके बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला नियुक्ति संबंधी अधिकार। इसमें किस तरह के अधिकार हैं, तो दोस्तों ये मैंने जो है लिखवा दी हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको डायग्राम के साथ और ऐसे भी लिखवा दिया। इसमें किन किन लोगों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की होगी, प्रधानमंत्री सलाह पर मंत्रिपरिषद एंड अन्य सदस्यों की, और न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, महान्यायवादी। जो है दोस्तों ये लिख लेना, इन 16 लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे टाइम वेस्ट ना करते और बाकी पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा है विधायी शक्तियाँ, लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। तो दोस्तों विधायी शक्तियों में लोकसभा भंग करने के, यानी ये पूछ लेता क्वेश्चन में, लोकसभा कौन भंग करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। संसद के एक सदन या एक साथ दोनों सदनों में अभिभाषण करने का अधिकार है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। नए, जैसे कि नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक, ये है विधेयक। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे जो है विधायी शक्तियाँ हैं, और ये विधायी शक्तियों का अधिकार किसको है, ये जो है राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा समझना। तीसरा पॉइंट है संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार। इसके बारे में गौर से समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे। संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया है। तो दोस्तों ये एंग्लो इंडियन का क्यों खत्म कर दिया गया और क्यों दिया गया था, इसके बारे में समझना। जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो बहुत से ऐसे जो अंग्रेजी थे जो यहाँ की महिलाओं से शादी करके भारत में ही रुक गए थे, और कुछ भारतीय महिलाओं ने जैसे, या पुरुषों ने वहाँ की जैसे अंग्रेजी उनसे शादी हो गए थे, तो वो यहाँ रुक गए थे, तो उनको आरक्षण दिया गया था। ठीक है दोस्तों, एंग्लो इंडियंस, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चौथा है राजनीतिक शक्तियाँ। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए राष्ट्रपति राजपूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत के विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। ठीक है दोस्तों, राजपूत, ये राजपूत नहीं दोस्तों, ये राजदूत है। ठीक है, थोड़ा गलत हो गया है। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं, और ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था इसको। पांचवा पॉइंट है सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्ति, देश की तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जैसे थल सेना, वायुसेना, जल सेना। समाधान की शक्ति, संविधान का अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को समाप्त कर सकते हैं जब समाधान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी। यानी अगर कोई व्यक्ति याचिका भेजता है, किसी को अगर फांसी की सजा हुई है और राष्ट्रपति से याचिका करता है कि उसको क्षमा कर दिया जाए, और वह रद्द कर दी जाती है, तो दूसरी याचिका दायर, यानी दोबारा वो एप्लीकेशन या याचिका नहीं लगा सकता कि उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी समझ में आ गया हो समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, अब इसके बारे में समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम गहराई से समझना इसे। संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 और से लेकर 360 तक के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, भाग के जो है 318 भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है दोस्तों आपातकालीन शक्तियाँ हैं। ठीक है, आपातकाल किस किस तरह का लगता है, आपातकाल के बारे में ये बताता हूँ मैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा। आपातकाल लगाने के 3 कंडीशन होती हैं। सबसे पहला, ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रही है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि युद्ध, मैं साफ साफ कर देता हूँ, राष्ट्रीय आपातकाल 352, इसमें जो है 3 कंडीशन होती है इसको लगाने का। पहला है युद्ध, ब्रह्म आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, अब ये कब कब लगाया गया था पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, अब तक ये 3 बार लग चुका है भारत में। पहला है 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 यानी 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1975 में, जिसमें इसको एक बार इंटरनेट पर पढ़ लेना इसके बारे में,
आंतरिक अशांति 1975, ये इंदिरा गांधी के उससे लगवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में पढ़ना एक बार, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये वित्तीय आपातकाल के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन जिस किसी राज्य में लगता है कि वहाँ का जो है राज्य जो है राज्यपाल या मुख्यमंत्री जो है वहाँ का वो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति अपने शासन में उस राज्य का बागडोर संभालने लगता है। ठीक है, ले लेता है कुछ समय के लिए। वित्तीय आपातकाल जैसे आर्थिक संकट आता है तब लगता है, लेकिन भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है और ना कभी लगेगा। क्यों नहीं लगेगा दोस्तों? इसका मोस्ट रीज़न, अगर हाँ कोरोना जैसी या कोई बड़ी महामारी या इस तरह की कोई कंडीशन नहीं आई तो नहीं लगेगा। अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा हो सकती है, हो सकता है लग जाए, बाकी तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि दोस्तों भारत में पैसा रुकता नहीं है, चलता रहता है। जैसे कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ पे त्योहारों पे इतना खर्चा होता है तो पैसा जो है मार्केट में चलता रहता है। शादी ब्याह में इतना खर्चा होता है तो चलता रहता है। बाकी विदेशों में क्या होता है, ज़्यादा कोई फेस्टिवल होते नहीं, मुश्किल से 1, 2 या 4 फेस्टिवल होते हैं। शादी में भी आपने देखा ही होगा कि किस तरह की वहाँ शादियाँ होती हैं, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा खर्चा नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए बाहर जो है वित्तीय आपातकाल, जैसे यूएसए वगैरह में देखा होगा आपने, शादी किस तरह होती है, चर्च में गए और किस तरह से जो है हो जाता है, नॉर्मली ज़्यादा खर्चा नहीं आता। और भारत में आपने खुद ही देखा कितना खर्चा होता है इंडिया में, तो इसलिए पैसा चलता रहता है। इसलिए कभी भी राष्ट्रीय मतलब वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लग सकता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे, बाकी तो जो है राष्ट्रपति से जितने भी टॉपिक मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो मैंने सारा कुछ बता दिया है। अब कुछ जो रह रहा है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला, एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे, राजेंद्र प्रसाद, जो मैंने पहले ही बताया आपको। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, यानी इनके विपक्ष में कोई खड़ा नहीं था, ये अकेले थे। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली, ये हमें जो है ये 2 लोग थे जिनका कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया होगा। अब कौन कौन अब तक के राष्ट्रपति रहे हैं उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं उसको भी जो है आपको करा देता हूँ। जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति की लिस्ट है 2014 तक। वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ये जो इनका कार्यकाल देगा। दूसरे थे राधा कृष्ण, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, चौथे थे फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये 5वें थे। छठे नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर संकल दयाल शर्मा 9वें थे। 10वें आर के नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, ये 11वें थे। ये 2002 से 2007 तक थे। और प्रतिभा पाटिल जो कि 2007 से 12 तक थी, पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। प्रणब मुखर्जी, ये जो है 2012 से 2017 तक थे। और 14 में रामनाथ कोविंद। ठीक है फ्रेंड्स, वर्तमान में कौन है? ठीक है, तो उनका जो है आप कमेंट करके बताइएगा कौन राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, दोस्तों को भी शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे इसी तरह की वीडियो मिलने वाली है आपको। ठीक है दोस्तों, सारे डायग्राम के साथ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो से रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड 50 से 100 क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट सीरीज़ कराकर वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी या किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत आती है कमेंट करके बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।